हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग यूपीपीसीएल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 3 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन 121 के आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज का है, एक डीसी मशीन में यदि वाई वाइंडिंग की बैक पिच और वाई एफ वाइंडिंग की फ्रंट पिच को दर्शाता है। लैप वाइंडिंग में एक कुंडली के दो सिरे आसन्न कम्यूटेटर खंड से जुड़े हुए हैं, तो कम्यूटेटर पिच वाईसी के लिए प्रतिगामी वाइंडिंग रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए सही संबंध क्या होगा। तो इसका जो है सही ऑप्शन है बी वाला सही होगा, यानी कि एक होगा। अब इसको जो है न्यूमेरिकल की एक अलग क्लासें ली जाएंगी और इसमें जो है काफ़ी विस्तार में इसको बताया जाएगा। और इसमें अगर हम ज़्यादा डीपली अगर समझाएंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, डीसी जनरेटर के रूप में काम करने वाली डीसी मशीन के लिए सही संबंध कौन सा है। पी मैकेनिकल इन कुल यांत्रिकी निवेश शक्ति है और आई नेट कुल धारा है। तो इसमें सही संबंध कौन सा है। पी मैकेनिकल आई ग्रास यानी कि टोटल करंट, पी मैकेनिकल इन मल्टीप्लाई नेट करंट एंड घूर्णी हास। तो इसमें देखिए यहाँ पर होना चाहिए इनपुट पे हम मैकेनिकल देते हैं और आउटपुट जो इलेक्ट्रिकल मिलता है प्लस जो घूर्णी लॉसेज होता है, दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें इस तरीके ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन से ही हम इसको ढूंढेंगे। अब देखेंगे यहाँ मैकेनिकल आई ग्रास ये सभी में ये देखेंगे कॉमन दिख रहा है, ये दोनों कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन है। और इसमें जो है इनपुट है, तो अगर ये आउटपुट हम मान लेंगे और इसमें जो है लॉसेज को जोड़ देंगे, घूर्णी या मैकेनिकल लॉसेज को जोड़ देंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित युग में कौन सा तरंग रूप पश्चिगामी लैगिंग है। इसमें हम लैगिंग को डिनोट करेंगे। डिनोट करने के लिए देखिए इसमें जो साइन वेव का इसमें क्या दिया है, cos 4t एंड sin 4t। अब इसको हम सबसे पहले एक ही रूप में हम इसको लिख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है sin 4t। अब cos 4t को अगर हम लिखेंगे साइन के रूप में तो इसको हम लिखेंगे cos 4t को sin 4t प्लस 90 डिग्री, ये लिखा जाएगा। अब cos 4t में मतलब होता है कि यानी कि इसकी जो रेफरेंस लाइन है, यानी कि देखिए sin 4t का मतलब ये है कि जो रेफरेंस लाइन है उसी पर जो है ये है पहला। और जो cos इसको हम cos के इक्वल लिख सकते हैं, cos 4t के इक्वल है, इसको हम क्या बोलेंगे, cos 4t के इक्वल ये है। अब देखेंगे cos 4t अगर प्लस 90 डिग्री है तो इसमें क्या है कि 90 डिग्री के लिए सीधा ऊपर की तरफ जाएंगे। ये cos 4t इसको कह सकते हैं, इसको हम cos 4t के इक्वल होगा। और ये sin ओमेगा टी के इक्वल है, sin 4t ओमेगा टी नहीं 4t। तो इस तरीके। अब देखिए ये जो पहली क्वांटिटी है यानी कि sin 4t और cos 4t, sin 4t एंड cos 4t ये ऊपर है और sin 4t नीचे है। लैगिंग कौन सा है, cos 4t से 90 डिग्री sin 4t लैगिंग में है, ये कह सकते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, cos 4t sin 4t के पश्चिगामी, ये देखिए ये इसमें सही ऑप्शन है बी वाला, sin 4t cos 4t के
पश्चिगामी है, यानी कि cos 4t के पश्चिगामी ये sin 4t है। अब देखिए ये लैगिंग और लीडिंग कैसे पता लगाया जाएगा। पश्चिगामी मतलब होता है लैगिंग, लीडिंग लैगिंग पता लगाने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज की तरफ अगर हम रोटेट करते हैं, जो सामने जो क्वांटिटी मिलेगी वो लीडिंग में होगी और जो पीछे की तरफ होगी वह लैगिंग मानी जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। 124 में एक डीसी मशीन में जब परिवर्तनीय या वेरिएबल लॉस इक्वल टू नियत लॉस या इसको कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं है, तो निम्न में कौन सी स्थिति देखी जाती है। ऐसी कंडीशन देखिए जब वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होता है तो ऐसी कंडीशन में दक्षता या इफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा सी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 125। 125 में एक आर्सेनिक परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आर्सेनिक कौन सा मटेरियल है, पेंटावैलेंट। ये पेंटावैलेंट में देखेंगे तो उसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें जो पूछा जा रहा है यानी कि संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए इसको जब हम मिलाते हैं तो इसमें जो है एन टाइप के मटेरियल यानी कि एन टाइप के सेमीकंडक्टर ये बनता है, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। 126 में संसूचन यानी कि मापन यंत्र, संसूचन यंत्र के संतोषजनक कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किस बलाघूर्ण की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं इसमें देखेंगे कौन कौन से टायर काम करते हैं और उन टायर को छोड़ करके उसी को पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ देखिए इसमें जो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह निगेटिव में है, कौन सा नहीं है। अब देखेंगे इंस्ट्रूमेंट में जो है एक कंट्रोलिंग टार्क होता है, दूसरा डैम्पिंग टार्क या अवमंदन टार्क, डिफ्लेक्टिंग टार्क या विक्षेपण टार्क। तो इसलिए इसमें जो आयनिक टार्क है ये नहीं होता है या आयनिक बलाघूर्ण, इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन 127 में निम्न दिए गए परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस देखेंगे यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड, ये एक दूसरे के श्री में जोड़ा गया है। अगर श्री में जोड़ा गया है तो इसमें जो फार्मूला होता है सेम वैल्यू का है तो सीधा हम C/2 कर देंगे, C/2 कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, जितने कैपेसिटर उतने डिवाइड बाई उतने नंबर पे कर देंगे, तो 2/2 करेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा सी वाला होगा। या इसका जो रूल होता है इसको इस तरीके हम जोड़ सकते हैं, अगर ज़्यादा कैपेसिटर संख्या है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके जितने नंबर कैपेसिटर हैं उसी तरीके हम टोटल जोड़ते चले जाएंगे इस तरीके। चलिए इसका ऑप्शन सी वाला है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए एक संधारित्र का मापित मान 105.3 माइक्रोफैरड है जबकि इसका वास्तविक मान 101.4 माइक्रोफैरड है, तो आपेक्षिक त्रुटि क्या है। इसमें जो है एरर पूछा जा रहा है। इसमें एरर का जो फार्मूला होता है मापित मान मेजरिंग वैल्यू डिवाइड बाय वास्तविक वैल्यू, यानी कि इसमें जो है मापित मान कितना है 105.3 माइनस 101.4 डिवाइड बाय 105.3, इस तरीके इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी लगभग 3.86 के आसपास में आएगी। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन है ए वाला। 3 पॉइंट के आसपास में कोई नहीं है, सिर्फ यही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे इसी के अप्रॉक्सीमेट में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 क्या दिया गया परिपथ किरचॉफ के नियम का उल्लंघन करता है। इसमें उल्लंघन को पूछ रहा है, यानी कि यह इसको फॉलो करता है या नहीं करता है, यानी कि यह किरचॉफ के नियम के अकॉर्डिंग है या नहीं, उसी को पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि
अब देखेंगे यहाँ पर दो करंट सोर्स लगाया गया है। अगर करंट सोर्स ये दो लगाए गए हैं तो दोनों जो है एक डायरेक्शन में है। यहाँ पर 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है और यहाँ पर 3 एम्पियर है और आर भी जोड़ा गया है। अब देखिए ये अगर हम करंट सोर्स है, करंट सोर्स को हम पैरेलल में लगा सकते हैं, इसको हम करंट सोर्स को पैरेलल में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रकार के क्वेश्चन में नेगेटिव तरीके पूछा गया है, उल्लंघन करता है, यह कह रहा है कि उल्लंघन करता है। ये जैसे नेगेटिव की तरह है, इसी तरीके यहाँ उल्लंघन का शब्द का मतलब है क्या यह फॉलो नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें उल्लंघन नहीं कर रहा है, यानी कि यह किरचॉफ नियम के अकॉर्डिंग सही डायग्राम है, इसलिए इसमें हम कहेंगे उल्लंघन नहीं कर रहा है, यानी कि यह किरचॉफ के नियम को फॉलो कर रहा है। इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ये वाला सही होगा, ये नहीं कर रहा है, यानी कि इस तरीके सर्किट हम जोड़ घटा सकते हैं। अब इसमें जो रूल होता है, देखिए जो उल्लंघन करने वाला रूल होता है, अगर मान लीजिए ये एक दूसरे से अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, मान लीजिए ये 5 एम्पियर है, अब यहाँ पर एक करंट सोर्स को हम जोड़ दे रहे हैं 3 एम्पियर का, तो ये जो है ये उल्लंघन कर रहा है, तो इसमें हाँ लिखा जाता है। लेकिन ये इसमें जो है ये सही तरीके से ये कनेक्शन किया गया है, इसलिए हम इसको उल्लंघन नहीं कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 130, क्वेश्चन नंबर 130। दिया गया ट्रांजिस्टर है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ट्रांजिस्टर में देखेंगे एक सिंबल दिया गया है और ये देखिए इसकी एक टर्मिनल की कुछ पहचान है, ये एमिटर का है और ये कलेक्टर का होता है और ये बेस का है। अब यहाँ पे जो देखिए एमिटर में यहाँ पे जो साइन दिया गया है, यहाँ पे जो साइन दिया गया है ये है करंट के डायरेक्शन को शो करता है, करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। और इसमें जो अंदर की तरफ अगर एरो है तो यह एनपीएन टाइप के ट्रांजिस्टर कहा जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये वाला है। पिन टाइप यानी कि इन, पी में इन हो रहा है, ये पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर होगा, तो इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 में क्षरण गुणांक के लिए सही व्यंजक होता है लीकेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर का जो फार्मूला होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, उसकी कोर से जो फ्लक्स फ्लो हो रही है, लौह पाथ में फ्लक्स डिवाइड बाय एयर गैप में फ्लक्स, इन दोनों के रेशियो को हम लीकेज फैक्टर बोलते हैं, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में देखेंगे IGBT किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये IGBT जो होता है, इसमें हम पूर्ण कंट्रोलिंग गेट के पल्स दे करके हम पूर्ण रूप से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इसे पूरी तरह नियंत्रण डिवाइस या कंट्रोल डिवाइस बोला जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133, इसमें यदि स्लिप के मान 0.6 और रोटर ताम्रहानियाँ 100 वाट है, तो 3 फेज प्रेरण मोटर के अंतराल यानी कि एयर गैप पावर का मान ज्ञात करिए। एयर गैप पावर का मान ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है PCU, कॉपर लॉस इक्वल टू होता है S इंटू PG। अब कॉपर लॉस कितना है? कॉपर लॉस है 100 वाट इक्वल टू स्लिप का मान कितना है? 0.6 है मल्टीप्लाई PG। अब यहाँ पर देखिए अंतराल में पावर शक्ति यानी कि PG मतलब एयर गैप या गैप का पावर पूछ रहा है। अब PG इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा PG इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 0.6। अब इसको जब हम 0.6 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 166.67 वाट आ जाएगा, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा डी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
134 अभ्रक को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको किस रूप में? इसको ठोस विद्युत रोधी पदार्थ या ठोस या सॉलिड इंसुलेटर मटेरियल हम इसको बोलते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है डी वाला। अब देखेंगे इंसुलेटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक लिक्विड, सॉलिड और एक गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 135 क्वेश्चन नंबर 135 में देखिए, एक 200 केवीए 50 हर्ट 1000/5000 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर में 0.2 प्लस J.92 ओम की एक क्षरण इम्पीडेंस या प्रतिबाधा है। परिणमन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान का जो फार्मूला होता है V2 डिवाइड बाई V1 इज, ये V2, दूसरा N2 डिवाइड बाई N1 इक्वल टू I1 अपान I2 इक्वल टू ये के हो गया। यानी कि इन तीनों में से हमें कोई अगर मान लीजिए क्वांटिटी मिल गई, इन दोनों की अगर हम रेशियो करते हैं V2 डिवाइड बाई V1, N2 डिवाइड बाई N1, I1 अपान I2 इक्वल टू के होता है। यहाँ पर हमें अगर हम वोल्टेज मिल रहा है इनपुट आउटपुट का, तो इसी को हम रेशियो कर देंगे तो इसमें हमें जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इसमें जो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 5000 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, इसको सभी कट जाएगी, ये 0 बराबर आ जाएगा 5, के इक्वल टू 5 की वैल्यू होगी, के इक्वल टू 5। इसका जो सही ऑप्शन है सी वाला सही होगा। ये देखिए इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।